हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ मास परसेंट। सी व्हेन वी स्टडी अ कंपाउंड हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मास परसेंट जो है ये एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जिसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं हर एलिमेंट की। हमारे पास कोई भी अगर आपका कंपाउंड है तो उसके अंदर ईच एलिमेंट की कितनी हमारी परसेंटेज होती है, दैट इज़ योर मास परसेंट। मास परसेंट इज़ डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। This is very simple to the calculation of the percentages in our exams. हम अगर अपने एग्ज़ाम्स में आए हुए मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे ऊपर हम रखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड कि हमारे मार्क्स आए कितने हैं, राइट। बाय में हम करते हैं टोटल मार्क्स, पेपर था कितने का, एंड हम इनटू में 100 कर देते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि किसी बच्चे के 50 मार्क्स के टेस्ट में से 45 मार्क्स आए, तो हमें परसेंटेज बतानी है कि उसके कितने परसेंट मार्क्स बनते हैं। सो वी कैलकुलेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इज़ 45, टोटल मार्क्स इज़ 50 इनटू में 100। तो जो वो स्टूडेंट था उनके 90% मार्क्स आए हैं उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। हम बिल्कुल इसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमें मास परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं आपका इथेनॉल का। सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं इथेनॉल। कोई भी कंपाउंड है उसका हमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इथेनॉल जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H5OH। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर इथेनॉल। अब इसमें देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हम इनके टोटल मास लिख लेंगे। कार्बन कितनी ग्राम्स है, हाइड्रोजन कितने ग्राम्स है, ऑक्सीजन कितने ग्राम्स है, एंड फिर टोटल इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, राइट। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है आपका 12, नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2, तो टोटल मास कार्बन का इथेनॉल में हो जाता है आपका 24, राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं इथेनॉल में, 5 + 1 6, तो 1 × 6 वी गेट 6 हाइड्रोजन्स। देन वी हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम है 1 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, so we have 16 ऑक्सीजन, 16 ग्राम्स, राइट। तो अभी टोटल मास देखिए कितना होगा, 24 एंड 6 30 एंड 16 46 ग्राम्स। तो यहाँ से हमारा टोटल मास ऑफ इथेनॉल या फिर मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल है 46 ग्राम, एंड पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना मास है उस कंपाउंड में, वो है हमारा ये कार्बन का 24 ग्राम्स, हाइड्रोजन का 6 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स। तो एक तरीके से टोटल हमें पता है एंड एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना मास है इस पूरे कंपाउंड में वो भी हमें पता है। तो अब हम मास परसेंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो क्या फॉर्मूला हम अपनाएंगे, मास ऑफ कार्बन, कार्बन इन द कंपाउंड अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100, राइट। बिल्कुल परसेंटेज वाला ही फॉर्मूला है। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन का मास
क्या होगा, मास तो 24 ग्राम्स है लेकिन उसकी परसेंटेज क्या होगी इथेनॉल में, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए मास ऑफ कार्बन कितना है कंपाउंड में, 24 है। हमारा मोलिकुलर मास 46 है, इनटू में 100 है, राइट। 12 23, तो यहाँ से हमारे पास अराउंड आ जाता है 52.1%। ये है आपका मास परसेंट या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन इथेनॉल, 52.1%। अगर हम बिल्कुल सेम फॉर्मूले से हाइड्रोजन का मास निकालें तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के लिए देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन ले लेंगे अब यहाँ पर, तो 6 ग्राम्स था, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू में 100। सो दिस कम्स आउट टू बी, you can say 3 again 23 13.1%. So the percentage of hydrogen in ethanol is 13.1%. Is that clear? And बिल्कुल सेम मेथड से हम अभी ऑक्सीजन का निकाल देंगे। ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है, दैट मीन्स उसके लिए क्या करेंगे हम, मास ऑफ ऑक्सीजन 16/46 इनटू में 100। अगेन 2 से काट देंगे हम यहाँ पर एंड फिर इसको सोल्व कर देंगे एंड दैट कम्स आउट टू बी 4.7%। तो हम इजीली मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इन द कंपाउंड divided upon molecular mass of the compound into में 100. This is your formula for mass percent or we can say percentage composition. अब देखिए एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं सोडियम सल्फेट का, बिल्कुल मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। उसमें देखते हैं कैसे करेंगे। अब एक और नया हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया है विच इज़ सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। सोडियम सल्फेट आयनिक कंपाउंड है ना, देखिए सोडियम की वैलेंसी होती है आपकी +1, सल्फेट की हमारी होती है 2 नेगेटिव। दे एक्सचेंज देयर चार्ज टू फॉर्म Na2SO4। ऐसे ही बनाते हैं हम। तो दिस इज़ योर सोडियम सल्फेट। हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम अपने पर्टिकुलर एलिमेंट्स लिखने हैं कि हमारे कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स हैं, सोडियम, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, राइट। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, 2 सोडियम है तो मास हो जाएगा आपका 46। देन यू हैव 1 सल्फ़र and mass of each sulfur is 32 grams. So we can say sulfur is 32 grams. Then oxygen, mass of 1 oxygen is 16. Number of oxygen is 4. So we have 64 grams of oxygen in Na2SO4. 1 molecule of Na2SO4. अब इनको ऐड करेंगे हम, that comes out to be 214. 142 grams is the molecular mass of sodium sulfate, right? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अपने सोडियम के लिए। सोडियम के लिए क्या करेंगे हम, मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड अपॉन टोटल मास इनटू में 100। ईजीली ये आपके 2 से तो सारे ही कट हो जाते हैं। सो यू कैन से 23/71, 2300/71, दैट कम्स आउट टू बी 32.3%. This is your percentage composition of sodium. Now if we want to calculate for sulfur, we'll be doing mass of sulfur divided by total mass of sodium sulfate into 100. So again 16
71, आई डोंट थिंक 71 किसी पे कट रहा है, राइट। सो डायरेक्टली डिवाइड करेंगे हम, इट कम्स आउट टू बी 2.5%. 22.5% sodium is present in sodium sulfate. Then comes your oxygen, which is of maximum quantity, that is 64 grams divided by 142 into 100, and again 71, 32, and this comes out to be around 45.07%. So around 45% you have oxygen. जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा ही आएगी। जिसका मास सबसे कम होगा हमारे किसमें, पूरे कंपाउंड में, उसकी परसेंटेज भी सबसे कम ही आती है। इज़ दैट क्लियर? तो इस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास परसेंट किसी भी कंपाउंड के लिए। बहुत सिंपल है, हल्की सी कैलकुलेशंस होती हैं जो आसानी से सोल्व हो जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है योर एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूलाज। मोलिकुलर फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से आता है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच मोलिक्यूल, सॉरी ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। जैसे हम बोलते हैं, मान लो ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, राइट। ये ग्लूकोज होता है, पता है सभी को। देन अगर मैं बोलता हूँ बेंजीन, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, राइट। अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? H2O2। तो यहाँ से जो ये फॉर्मूला हम देख रहे हैं बहुत ही क्लियरली हमें विजिबल हैं कि इस फॉर्मूले में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दिखा रखे हैं हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के। जैसे ग्लूकोज के अंदर आपके 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, राइट। इसी तरीके से बेंजीन में आपके 6 कार्बन है एंड 6 ही हाइड्रोजन है। तो ये हमारा एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स शो होता है मोलिकुलर फॉर्मूला में, राइट। लेकिन जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है दैट इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसमें हम जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक होल नंबर रेशो में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो का क्या मतलब है कि अगर हम इनको डिवाइड करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोज है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला CH2O है। मतलब एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिएगी, तभी तो 6 कार्बन के लिए 6 ऑक्सीजन एंड 12 हाइड्रोजन्स की ज़रूरत है। तो जो ये हमने सिंपल रेशो निकाल दी ना इन नंबर ऑफ एटम्स की, उसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम कहें आपके बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो 6/6 क्या होगा? 1। दैट मीन्स योर CH इज़ योर एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर बेंजीन। तो क्या होता है, एक से ज़्यादा कंपाउंड्स के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। एंड आइसोमर्स के केस में मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होता है, जिसके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में स्टडी करते हैं। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो रेशो निकाल दो, 2/2 है, 1 ही रहेगा। तो HO इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए, अगर मैं इस CH2O को फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हमें रिलेशन भी तो निकालना है ना, तो ये CH2O है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हमारा वापस से क्या आ जाएगा, वापस से हमारा मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस CH को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी हमारा बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। इस HO को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड का मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो जो ये नंबर्स आपके अलग अलग कंपाउंड्स के लिए आते हैं,
सिंपल होल नंबर रेशो जो आ रही है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला वापस से जनरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एन फैक्टर। क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। एक एन फैक्टर हमने इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, ये वो वाला एन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर जो ये एन है, इट रिप्रेजेंट्स दिस नंबर which when multiplied by empirical formula generates the molecular formula। यहाँ पर जो n है वो एक सिंपल नंबर है जिसको अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका मोलिकुलर फार्मूला होता है दैट इज़ n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये आपका बेसिक एक रिलेशन आता है मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला में। एंड मोलिकुलर फार्मूला की क्या डेफिनेशन थी? इट इज़ द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ different elements in a compound, right? And empirical formula is the formula which represents the simplest whole number ratio, simplest whole number ratios of different elements in a compound। is that clear? इससे हम अपोजिट भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम अगर मैं बोले कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है आपको तो क्या करेंगे? मोलिकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n, ये भी एक रिलेशन है। या फिर अगर आपको n फैक्टर ही निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? मोलिकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपका थर्ड रिलेशन है। वो तो एक फार्मूला हमें पता है तो हम इन नंबर्स को कैसे भी एक्सचेंज कर सकते हैं, जो हमें आंसर निकालना है उस हिसाब से हम फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपको कुछ परसेंटेजेस दे रखी हैं, एक कंपाउंड दे दिया कि उसके अंदर आपके ये 2 या 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उनके परसेंटेजेस हैं, तो आप उस परसेंटेज के हिसाब से कैसे एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला को इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब फाइनली कंक्लूजन पर कैसे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जिससे फिर आपको कभी भी आगे इस टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, राइट? हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 74% कार्बन, 8.7% हाइड्रोजन and 17.3% nitrogen. If molecular mass of compound is 162, calculate its empirical and molecular formula। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बहुत ही कॉमन हैं जो आपके कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं एंड आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, राइट? तो देखिए अभी हमें सबसे पहले क्या देखना है कि आपको क्वेश्चन में परसेंटेजेस गिवन है एंड परसेंटेज का होता क्या है? परसेंटेज मीन्स पर 100। अगर आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसमें आपका 74 ग्राम कार्बन होगा, 8.7 ग्राम हाइड्रोजन होगा एंड 17.3 ग्राम्स नाइट्रोजन होगा। परसेंटेज का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले हम इस मास परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका पहला स्टेप यही होता है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम्स। कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करना, हम सपोज करके चलेंगे कि कंपाउंड हमने 100 ग्राम्स ले लिया है। तो 100 ग्राम्स अगर हम लेंगे तो हमारे पास कार्बन कितना है? 74 ग्राम्स। हाइड्रोजन कितना है? 8.7 ग्राम्स एंड यू हैव नाइट्रोजन इक्वल टू 17.3 ग्राम्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें गिवन मास पता है, मोलर मास हमें पता ही होता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसानी से कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है बताइए? नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर कंपाउंड एंड एटॉमिक मास फॉर एलिमेंट, यही था। तो अब हमारे पास एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड हम कॉलम भी बनाकर चल सकते हैं
या फिर आप नॉर्मल सीरीज़ में चलिए एंड रूल्स को फॉलो करते रहिए। तो कार्बन का गिवन मास 74 है, एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 6.2। हाइड्रोजन का 1 लेके चलते हैं हम कैलकुलेशंस में, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 8.7 एंड नाइट्रोजन का आता है 17.3, एटॉमिक मास है 14, सो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 1.2। ये आ गए हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स। अब ये जो थर्ड स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपका सेकंड स्टेप था, थर्ड स्टेप को ध्यान से सुनिए। थर्ड स्टेप में आपको ये तीनों जो दिख रहे हैं ना नंबर ऑफ मोल्स, इनको ध्यान से देखना है। उसके बाद जो लोवेस्ट नंबर है, जो लोवेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप डिवाइड करेंगे सारों के साथ। इससे क्या समझे कि जो जैसे अब इन तीनों में आपका लोवेस्ट नंबर है 1.2, ठीक है। अब आप इस 1.2 को 6.2 से भी डिवाइड करेंगे, 8.7 से भी डिवाइड करेंगे एंड देन 1.2 से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। उससे हमें क्या करेंगे, क्या मिल जाएगा, हमें एक सिंपल होल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको एक सिंपल होल नंबर मिल जाएगा। देखिए कैसे, लोवेस्ट से हम डिवाइड करेंगे, तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, 6.2 डिवाइडेड बाय 1.2 राउंड ऑफ करेंगे हम, तो 12 5 60, डेसिमल पॉइंट्स को छोड़ के चलना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि जब हम मोलिकुलर फार्मूला कभी भी लिखते हैं या एम्पिरिकल फार्मूला लिखते, तो क्या कभी हम ऐसे लिखते हैं, कार्बन है वो 1.5 है, हाइड्रोजन है वो 2.8, ऐसा तो नहीं लिखते। हमेशा फुल नंबर ही लिखते हैं ना, होल नंबर लिखते हैं, 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इसीलिए हम यहाँ पर राउंड ऑफ करके चलेंगे। डिवाइडेड बाय 1.2, तो दिस कम्स आउट टू बी 7 एंड देन 1.2 डिवाइड बाय 1.2 इज़ 1। ट्विस्ट बस ये है कि आपको इन तीनों में से लोवेस्ट नंबर को सभी से डिवाइड करना है। अभी जैसे यहाँ पर तो आपके सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में 4 एलिमेंट मिल जाए, 5 एलिमेंट मिल जाए, तो आपको बस उन पाँचों में से भी क्या करना है, लोवेस्ट नंबर को देखना है एंड सभी से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक रफ फिगर आ गई है कि जो आपके कार्बन है उसके 5 मोल्स हैं, हाइड्रोजन है उसके 7 हैं एंड नाइट्रोजन का 1 मोल है, ठीक है। अगर हम रेशो, क्योंकि हमें पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो अब कार्बन कितने हैं, 5, कार्बन 5 है ना, यहाँ से हमें पता तो चल गया कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 7 है एंड नाइट्रोजन 1 है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है दैट इज़ अराउंड C5H7N। एक तो जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं गलती ना हो, तो गलती नहीं होती है। आप अगर रूल्स फॉलो करेंगे आपके न्यूमेरिकल्स कभी भी गलत नहीं होंगे। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप सोल्व कर रहे हो। एक बात बताइए, अगर आप बाय रूल जा रहे हैं, आपकी कैलकुलेशंस भी सही हैं, तो गलत क्यों होंगे, कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना गलत होने का। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आराम से कैलकुलेशंस करनी है एंड अपना न्यूमेरिकल सोल्व करते जाना है। एम्पिरिकल फार्मूला पे हम पहुंच गए हैं, अब हम जा रहे हैं अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ। हमने क्या करा है, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। अगर हमें रिलेशन याद है, अभी अभी जो हमने किया था वो क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला इज़ इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला बाय n, यही था। अब हमें मोलिकुलर मास पता है, एम्पिरिकल फार्मूला का हम मास निकाल सकते हैं, तो वहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अब हम लिखते हैं एम्पिरिकल मास ऑफ कंपाउंड। जो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए मास निकलेगा वो एम्पिरिकल मास हो जाएगा। कार्बन 5 है तो 12 × 5, कार्बन का मास 12 होता है। हाइड्रोजन 7 है, 7 × 1 प्लस नाइट्रोजन 1 है तो 1 × 14, राइट। 12 5 60 प्लस 7 67 प्लस 14 81 ग्राम्स आपका एम्पिरिकल मास है। मोलिकुलर मास कितना है आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, दिख रहा है ना 162 है। तो देखिए एम्पिरिकल मास आपका आया 81 ग्राम्स, मोलिकुलर मास है 162 ग्राम्स।
देयरफॉर एन की वैल्यू क्या होगी बताइए, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। यही तो देखा था ना कि जो मोलिकुलर फार्मूला का मास है वो डिवाइडेड अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास है वो हमें एन की वैल्यू देता है। तो देखिए 162 डिवाइडेड बाय 81 डायरेक्टली जा रहा है, 81 1 जा 2 जा, यहाँ पर एन की वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, हमारा सब कुछ सोल्व हो गया है। डायरेक्टली अभी एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया है, एंड ये करना ज़रूरी है। आपको न्यूमेरिकल कभी भी बीच में नहीं छोड़ने होते, बिल्कुल अच्छे से अटैम्प्ट करना है, हर एक कैलकुलेशन शो करनी है ताकि एग्ज़ामिनर को कोई पॉइंट ही ना मिले मार्क्स डिडक्ट करने के लिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात है, लेकिन अगर आप जैसे कंपटीशन के लिए, कंपटीशन में आ रहा है ये किसी भी नीट या जेई के एग्ज़ाम में, तो आप शॉर्टकट अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ आंसर टिक करना होता है, राइट। तब देखिए मोलिकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो 2 इंटू C5H7N, ये 2 वैल्यू क्या आई है, जो हमारे ग्लूकोज की 6 थी ना बेटा, CH2O इंटू 6 आई थी ना, इट इज सेम। तो यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C10H14N2, राइट। ये आपका मोलिकुलर फार्मूला है, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, एंड आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो आपका मोलिकुलर फार्मूला आया है उसका मास कैलकुलेट करके देखिए, 10 कार्बन है 120 ग्राम, हाइड्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 28, राइट, 28 है 42 एंड 120 162, दैट मीन्स हमारे जो नंबर ऑफ एटम है वो बिल्कुल सही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला एंड योर परसेंटेज कंपोजिशन। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।